प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप मस्त अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। धीरे-धीरे चलेगा, ऐसा ही करना है आपको, धीरे-धीरे पढ़ना है। जैसे हम लोग जिस फ्लो में चल रहे हैं, बस इसको कंटिन्यूअस बनाए रखना और इसको मतलब तोड़ना नहीं है इस फ्लो को। मानता हूँ आप कम-कम पढ़ रहे हो, हम लोग धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं चैप्टर्स को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने आप को और देखना हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इस बार आपने स्कोर देखा भी होगा अपने कोचिंग का, इस बार उससे बेहतर रिज़ल्ट आएगा क्योंकि अपने एक्सपीरियंस भी है, नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है और कैसे ख़त्म किया था पिछली बार, अच्छी तरह से याद है। तो उस बार कहीं न कहीं उससे तो हम लोग थोड़ा बेहतर ही चल रहे हैं। आप इतना समझ लो कि पिछले वाले इस बैच से हम थोड़ा स्पीड ही हैं, मतलब उतना स्लो नहीं है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस बहुत टाइम पर ख़त्म होगा ऑन टाइम और आप लोग का डिमांड था एक इकोनॉमिक्स में और एक बचेगा पॉलिटिकल साइंस। देखो बच्चों, अगर अगर रियलिटी देखा जाए तो ये जो विषय है ना, इसको खुद से पढ़ लेना चाहिए था आपको। ये हो गया हिंदी की कहानी पूरा। देखो हिंदी में क्या पढ़ना चाहिए अपने आप से, कहानी और वर्णिका। सिर्फ कविता में थोड़ा मुश्किल होता है कि उसमें हम थोड़ा उसका भावार्थ जानना पड़ता है, तो वहाँ पर आप सहायता ले सकते थे हमारा। लेकिन आप लोग नहीं, अब पूरा असर पूरा 100% करो। तो चलो आप हमसे मेहनत करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं रेडी हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन ये स्वार्थ कब होगा, जब आप पूरे अच्छे स्कोर करोगे। इस बार 91 अपने कोचिंग का हिंदी का हाईएस्ट स्कोर है और तुम 95 करते हो, 96 करते हो, तो पढ़ने का कोई मतलब बनता है अपना। और करोगे तुम, क्योंकि पिछले बैच को इतना उनको बहुत मैं सपोर्ट किया था, लेकिन कहीं न कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, तो ये वीडियो अब रिकॉर्डेड रहेगी वहाँ पे। आप बार-बार उस चीज़ को दोबारा जाके रिवाइज़ कर सकते हो ना। ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है पिछले बैच की तुलना में। शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप बिना देखे भी पढ़ सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार हम मिल के पढ़ते हैं थोड़ा-सा एक अच्छे अंदाज में। ये किताब है बच्चों इकोनॉमिक्स, थोड़ा जानते हैं इनका परिचय, ये क्या है? हल्के-फुल्के जान लेते हैं, थोड़ा-सा डेफिनेशन जान लेते हैं इसका और कुछ खास नहीं। इससे पूछे तो नहीं जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हम किसी चीज़ को अभी तक जब तक पढ़ें, जो-जो पढ़े उसके बारे में हमने जाना है, तो थोड़ा इनके बारे में भी इंट्रोडक्शन बनता है। देखिए भाई, ये ऐसा सामाजिक विज्ञान का था कि सामाजिक विज्ञान का ये सोशल साइंस का ऐसा ब्रांच है, जहाँ पर आप वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादन यानी उसका वितरण, विनिमय, उपभोग, यूज़ कैसे-कैसे उसको हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, इन सारे के बारे में अध्ययन आप करते हो तो ये कहलाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों? संस्कृत में भी एक धन प्लस शास्त्र, आप जो पढ़ते हैं ना अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र यानी धन शास्त्र, यानी धन का अध्ययन करना ही इकोनॉमिक्स है। यानी मोटा-मोटी बात आप समझो तो इसमें इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी जो होता है ना, अर्थव्यवस्था जो होती है बच्चों, वो सिर्फ़ पैसों पे टिकी होती है कि देश में आय क्या है, देश की हालत कैसी है, पैसे का क्या बाज़ार चल रहा है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ते हो। आपको क्लास 10th में क्या पढ़ना है बच्चों? पहले यूनिट 1 में पढ़ना है आपको अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। अर्थव्यवस्था क्या है जानेंगे और इसका डेवलपमेंट का जो हिस्ट्री रहा है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा अगर आप हम बुक रीडिंग करेंगे तो आपको मिला होगा, तो इसको की पॉइंट लिखवा देंगे। पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं जल्दी-जल्दी। कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप जो आज आप देख रहे हैं, इसकी संरचना एक दिन में से नहीं हुई है। आज जो भारत का आप इकोनॉमी देख रहे हैं, आप अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, ये अचानक एक दिन का नहीं इतिहास है, ये बहुत पुराना है बच्चों। कहते हैं इसकी काफ़ी गहरी, मतलब समझो कि मतलब एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया है कि जैसे कि मान लो आप पेड़ पेड़ लगाते हो तो एक दिन में उसमें फल नहीं आते हैं, बहुत दिन उसकी हम लोग सेवा करते हैं, जल डालते हैं, पेड़ बड़ा होता है, एक दिन उसमें फल दिखता है ना। ऐसा ही इकोनॉमिक है भारत का, चाहे किसी भी देश का इकोनॉमिक्स ऐसा ही होता है। कहता 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले, यानी हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिश शासन ने हमको गुलाम बनाया था, हम पे उन्होंने राज किया था। हमारा देश सोने की चिड़िया कहती थी, तो सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? अब भारत को टिक करोगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया बच्चों, भरपूर मतलब जम के। उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा हमारा। हमारे देश में जितने भी संपत्ति थी, धन था, सबको उन्होंने लूटा, ज़बरदस्त हनन किया उसका। मतलब इसका कोई मतलब हिसाब नहीं हम कर पाएँगे यहाँ पर। आज अगर हमको हिसाब देना पड़े तो हम इसे हिसाब देने के काबिल नहीं है कि कितना हमको हमारे देश को कितना शोषण किया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा। और सिर्फ अंग्रेज़ों नहीं बच्चों, और थोड़ा इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएँगे हम अगर इतिहास की दुनिया में,
तो पता चलेगा कि जितने ये आए थे शासक लोग, चाहे अकबर आए थे, बाबर आए थे, जितने अब जितने भी शासन का नाम सुन पाते हो अगर कभी-कभी कि औरंगज़ेब आए थे, ये सब जो भारत में आए थे सब, इस सब ने क्या किया, ज़बरदस्त भारत की लुटाई किया है। सबका मकसद यही था कि भारत में संपत्ति है उसका चलो यूज़ किया जाए, उसको लूटा जाए। चलो, आखिरी बार हम लोग अंग्रेज के समय में थे, इसीलिए उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। कहता आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया का एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्देशकों को समक्ष चुनौती थी। फिर से हमको जब हमारा यहाँ पर लिखा गया कि हमारी इस इकोनॉमिक स्थिति क्या हो गई थी, पूरा मंद हो गई, पूरा स्लो हो गया। अब पता है कि जब अपने देश का इकोनॉमी स्लो हो गया, फिर इसके पटरी पाने के लिए ये क्या था, सारे जितने हमारे इकोनॉमिस्ट होंगे उनके लिए क्या था, ये चुनौती था, सच में चैलेंज था। तो चैलेंज होगा ही बच्चों, जब देश का इकोनॉमिक्स को पूरा किसी ने गटर में गिरा दिया है, उसको एक पटरी पर लाना है, कि उसको फ्लो चार्ट में लाना है, तो कहीं ना कहीं जो भी उस समय होंगे अपने नेता लोग होंगे, उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा बच्चों। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका क्या है। देखो बच्चों, एक बात लिखा है कि देश का आर्थिक विकास, अगर इंडिया के इकोनॉमिक की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं विकास, बिहार का विकास को झुटलाया नहीं जा सकता है। यानी जो हमारा राज्य है, इसको कहीं ना कहीं एक ऊंचे अव्वल पर देखना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ बिहार तो एक व्यक्ति का भी नारा है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। ये अब्दुल कलाम ने बहुत बात बोला था बच्चों। सारे इसमें हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें खासकर नारा ज़्यादा है। तो सिर्फ आप इसको एक हाईलाइटर लेके बैठना है आपको। कहीं कहीं पे तो मैं बोलूँगा इसका तो नोट्स बना दिए, जहाँ जहाँ नोट्स नहीं बनाया हूँ उसको बुक में ही हाईलाइट कर लेना है, बुक से ही पढ़ लेना है, या चाहो तो आप अपने नोटबुक में उसको नोट कर सकते हो, बार बार बुक पढ़ने की इच्छा नहीं होती है तो। और बच्चों, जब इस बार बोला हूँ कि आपको कंप्लीट विषय यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा, मैं यूट्यूब वाले स्टूडेंट से बोलता हूँ जो मेरे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप पूरा बिलीव कर सकते हो, एक भी विषय नहीं छूटेगा, आपकी कोचिंग से ज़्यादा पढ़ाया जाएगा और फास्ट पढ़ाया जाएगा, इतना तो गारंटीड है। हाँ, किताब से छपवाने वाला पढ़ाई नहीं होगा यहाँ पर। जो भी बच्चे आप पढ़ेंगे विषय, देखो ना इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, यहाँ हम समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर इसके नोट्स बनाएंगे, आपके बोर्ड वाले भी क्वेश्चन को रिवाइज कराया जाएगा, उसको भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो कहीं से कोई कसर छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपको भी कोई कसर नहीं छोड़ना है, आपको टॉप 10 में आना है, अच्छा स्कोर करके दिखाना है। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होती है अपनी जर्नी है से अर्थव्यवस्था का परिचय। तो हम लोग पहले इकोनॉमिक क्या होता है इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पहले इसमें कह रहा है, बुक बोल रहा है कि अंग्रेजी शासन के ने अर्थ, बच्चों आपको लिखने के लिए पूरा समय देंगे नोट्स के लिए, तो उसके लिए मत घबराओ, पहले आप किताब पढ़ लेते हैं मजे में। देखो अब यहाँ पर लिखा गया है, एनसीईआरटी में लिखा गया है बच्चों कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर रखा। उन्होंने हमें कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल किया, उपनिवेश के रूप में हमको बना कर रखा। और सबसे बड़ा उनका औजार क्या था बच्चों, ये वाला, फूट डालो और शासन करो। इसको तो खुद हाईलाइट करके लिखा है, तो इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। देखो तो पहले से बोल्ड अक्षर में है, तो इसको आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा इकोनॉमिक्स बहुत मजेदार बुक है, इसको आप बिना हाईलाइट करे भी पढ़ सकते हो। कहूँ कि जहाँ भी जो अच्छा वर्ड है ना, उसको खुद एनसीईआरटी ने क्या किया है, बोल्ड अक्षर में लिख दिया है। जब बच्चा पढ़ेगा ना उसको खुद नज़र पड़ जाएगा, और उसको इन्वर्टेड कोमा के रूप में उसको व्यक्त भी किया है कि ये पॉइंट अच्छा है, तो उसको बॉक्स में कोमा के अंदर भर के भी रखा गया है। उनका क्या रूल था बच्चों, डिवाइड रूल। वो फूट डालते थे, जैसे मान लो कि हम हिंदू मुसलमान हैं, दोस्त है, पूरा भाई भाई है, वो क्या करते थे, दोनों में फूट डालते थे, दोनों में लड़ा देते थे। अब हिंदू अलग मुस्लिम अलग, अब उसका फ़ायदा उठाते थे, फिर कोई हिंदू को पहले मारते थे कभी, तो कभी मुस्लिम को मारते थे। अब दोनों में फूट पड़ गया है, तो हिंदू को मार रहे हैं तो मुस्लिम वाले को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, मुस्लिम भाई को। अब मुस्लिम भाई को पीट रहे हैं तो फिर हिंदू भाई को कोई दिक्कत नहीं था। वो इसका बहुत फ़ायदा उठाए, भाई भाई को लड़ा दिए थे वो पूरा। मतलब ऐसा, मतलब ये उनका जो औजार था ना, समझो कि मतलब तलवार का जो धार होता है ना, उससे भी कहीं तगड़ा था ये। इसी के बल पर 200 वर्षों तक हमारे देश में वो राज किया, सब फूट डालो राज करो। तो फिर बाद में हम लोग का भी नारा आया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। फिर हमारे भी जो अपने क्रांतिकारी थे, सब ने एक अच्छा नारा दिया, फिर सब में जोश जगाए, सब लोग एक हुए, और फिर जाके उसको खदेड़ा गया, भगाया गया यहाँ से। कहता कि ये अपना कर भारत को अपना दास बना कर दो। दास मतलब नौकर,
वो हमको अपना नौकर बनाकर रखे। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी, देखो उनके शासन के पहले अपना देश क्या था, कृषि प्रधान देश था। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत कैसा देश है, तो वही कृषि प्रधान देश है, खासकर बिहार भी। यानी हम लोग कृषि पर आधारित थे, फिर भी हम लोग बाकी देशों की तुलना में उद्योग में, व्यापार में, यातायात में और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना में हम लोग कई अन्य महत्वपूर्ण देशों से भी हम लोग क्या थे, हमारी स्थिति अच्छी थी। इकोनॉमिक्स के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में हम बाकी देशों से पीछे नहीं थे। कब? जबकि हमारा देश क्या था, कृषि प्रधान देश था, कृषि होती थी, खेती बाड़ी था। खेती बाड़ी करते करते भी हम लोग बाकी देशों से कम नहीं थे, अच्छे कंडीशन में थे, सोने की चिड़िया कही जाती थी। समझो कि हमारे पास कितना संपत्ति हुआ करता था पहले। लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई, मतलब पूरा हालत खराब हो गया। इतना हमारा शोषण किया गया, गरीबी आ गया, शिक्षा आ गया, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था उस समय। इस सब का ही साम्राज्य बना दिया गया। अंग्रेजी शासन ने लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं किया गया हमारे देश में। प्रति व्यक्ति आय भी क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। और कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, जो हाथ से चलने वाले उद्योग थे, सभी का भी पतन हो गया, खत्म हो गए। उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात की पूरी तरह स्पष्ट कर देता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया है। हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण अंग्रेजों ने बहुत किया है। अब बच्चों, जिसका हमका इंतजार था, आपने डिफिनेशन तो लिख लिया था बच्चों, चैप्टर थी कि इकोनॉमिक्स के बारे में। हाँ, अब जो पढ़े हम लोग वहाँ तक का नोट्स एक बार बनाते हैं। मैं बोला हूँ कि आपको बहुत टाइम देंगे हम, अच्छा सा नोट्स, सुंदर प्यारा सा नोट्स बनवाएंगे आपका हम, ताकि आपको कहीं से भी तकलीफ ना हो। और मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, अब वर्ड नहीं कट रहे हैं, आप चाहें तो अब यहाँ से नोट बनाए अपने। अब क्या होगा, जब जब ये नोट्स पढ़ोगे ना, पूरे चैप्टर का रिवीजन याद आएगा आपको। पहले तो आपको ऐसे हम लोग मस्ती में पढ़ने वाले हैं चैप्टर को, कि ऐसा ही चैप्टर याद रहेगा। फिर भी कभी कभी आप 10 दिन 15 दिन पे एक बार अपना नोट्स जब पढ़ोगे ना, तो जो पॉइंट बना के दिया हूँ आपको, ये पॉइंट आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर देंगे वहाँ पर। देखो हाईलाइट भी करके रख दिया हूँ। चलो अब बात करते हैं हम हमारा देश जो था कृषि प्रधान था, जिसमें क्या थे बच्चों, उद्योग व्यापार था, यानी इस समय हम लोग क्या थे, अच्छे थे। लेकिन इसका शोषण करके उन्होंने हम लोग जर्जर बना दिया। जो अच्छे पॉइंट है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक आपको बॉक्स में दिया है इसके बारे में, कॉलोनी के बारे में, तो मैं इसका सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से लिखा हूँ, आंसर आपको अपने बुक से लिखना पड़ेगा। जिन बच्चों ने बुक लेकर नहीं बैठे हैं, कोई समस्या नहीं करना है, आपके भैया आपके लिए क्या है, काम पर लगे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ये तो चलो ये क्वेश्चन पहले लिखो बच्चों। मैं लिखा हूँ कि एनसीईआरटी से लिख ले, लेकिन पहले हेडिंग बनाओ, उपनिवेश। कॉलोनी क्या है बच्चों? आपने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने हम भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखा, अपना कॉलोनी बनाकर रखा। तो उपनिवेश क्या है लिख लिया बच्चों। अब इसका मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। देखो ये कितनी खूबसूरत है इकोनॉमिक्स बुक का। मैं बोलता हूँ देखो, इतिहास में थोड़ा, मैं आज भी बोलता हूँ, थोड़ा टफ है। लेकिन कोई बच्चा बोलता है कि इकोनॉमिक्स टफ है, जियोग्राफी टफ है, तो कहीं ना कहीं बच्चे तुम उसको नहीं पढ़ना चाहते हो। इसके लिए तुम पढ़ना बच्चों, देखना सिर्फ हिस्ट्री को छोड़ दें, तो हिस्ट्री में मैं बहुत अच्छा आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ। आपको एक लेक्चर आपने देखा, बच्चों ने बहुत पसंद किया, उसमें 200+ व्यूज़ आए हैं, तो मैं खुश हूँ। बच्चों को मैं चलो रिस्पॉन्स देकर, बच्चों ने देखा है, वॉच किया है उस वीडियो को, आपने नोट्स बनाया होगा। और थोड़ा मैं, आप लोग हमसे नाराज़ होंगे सर आपको कंटिन्यूसली उसमें वीडियो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ खुश भी होंगे कि आपका हिंदी, संस्कृत और नॉन हिंदी का भी आपको लेक्चर्स मिले हैं। और फिर उसके बाद ये अपना साइंस भी तो आपका रफ्तार में चल रहा है। अब हम लोग 90-80% हर चैप्टर को, पहले चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। लिख लिया बच्चों आपने, यही लिख लेना था उपनिवेश के बारे में। तो इसमें लिखा है कोई भी शक्तिशाली, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्या है। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, मान लो कि कोई देश है अपना, मान लो भारत देश है, कोई बड़ा देश है, उसके हम शासन के अंतर्गत रहते हैं। जैसे हम अंग्रेजी ने हम पर आकर क्या किया, राज किया, हम लोग उसके शासन के अंदर में थे। ठीक है बच्चों। समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश में होता है। और जो देखो उसके अंडर में हम लोग ही हैं, साथ में हम लोग का सारा कार्य, जो हम लोग अपना इकोनॉमिक्स होगा, व्यवसायिक कार्य होंगे, सबका निर्देशन, उसका गाइडलाइंस, सब कुछ उसी के कंट्रोल में होगा बच्चों।
तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहता है। शासित मतलब जो देश गुलाम हो चुका है, और जो देश शासन कर रहा है उसका उपनिवेश कहलाता है। आप बुझा के उपनिवेश क्या है, कितना शानदार भाषा में लिखा गया है, एक बार पढ़ने से डाउट क्लियर हो गए। करीब भारत 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था, हम लोग क्या थे, उसके उपनिवेश थे। ओके बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हैं बुक। यहाँ तक नोट्स बन गया आपका। चलो अब पढ़ते हैं इस पेज को। इस पेज में कहा जा रहा है बच्चों कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अब देखो इसमें करना क्या है हमें, अर्थ क्या होता है। तो पहले बुक समझा रहा है कि अर्थ क्या होता है, पहले पढ़ते हैं इसको। चलो पहले बुक की लाइन पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ से कहता है कि हम अपने दैनिक जीवन में, देखो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि पैसा ही कमाना, अगर मोटे तौर पर देखा है तो। क्योंकि जीवन में हम देखते हैं कि सभी लोग आजीविका यानी रोजी रोटी के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया में लगे हैं। जैसे मैं भी एक रोजी रोटी में लगा हूँ बच्चों। मैं मान लो कि यूट्यूब पर डेली वीडियो डाल रहा हूँ, तो एक मेरा क्या होगा, यहाँ से मेरी लालसा होगी, मेरा एक मेहनत करने का एक तत्पर होगा कि हो सकता है कि यूट्यूब से हम बच्चों का प्यार मिले, बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो को देखें, उनको भी फ़ायदा होगा। तो इससे दोनों काम होगा। मतलब अर्थव्यवस्था है ना, सबसे मिलजुल के जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का लाभ से मतलब नहीं है। अगर हमको लाभ होता है कि बच्चों हमारे वीडियो को देखते हैं, व्यूज़ आता है, तो यूट्यूब से हम जो कुछ पैसा कमाएँ फ्यूचर में कभी, अभी तो नहीं, फ्यूचर में कभी कमाएँ तो, लेकिन हमारे अगर वीडियो से भी किसी को फ़ायदा तो हुआ होगा, क्योंकि जो बच्चे देखेंगे ज़रूर उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट है। चाहे कोई मनोरंजन के लिए देखता है, कोई नॉलेज के लिए देखता है, कुछ ना कुछ तो हासिल सब दोनों को होता है। तो कहते हैं कि सब लोग जो अपना आजीविका के कार्य में लगे हुए हैं, इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन से संबंधित है। देखिए मेन बात में समझा रहा है कि जो भी हम लोग काम में लगे हुए हैं, तो उनके जो वस्तुओं, जो कार्य जो है मुख्य रूप से वस्तुओं के सेवाओं, कोई वस्तु है उसका हम लोग सर्विस करेंगे, उसका यूज करेंगे और उसके उत्पादन से संबंधित है। उदाहरण के लिए किसान जो लगा है, वो खेती मतलब अपने लगा है, उसमें खेती फसलों के प्रोडक्शन से उसको लेना देना है। खलिहानों में मजदूर और कल कारखानों में मजदूर कार्य करते हैं। शिक्षक स्कूल में, कॉलेज में, वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे हैं। यह प्रश्न है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त क्यों हैं, बिजी क्यों हैं सब लोग। तो जाहिर सी बात है अपने आजीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने खाने कमाने के लिए है कि नहीं बच्चों। इसका ही मुख्य उद्देश्य हो सकता है और दूसरा कोई नहीं। कहता है इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि सभी लोग धन कमाने के, देखो लिखा ना बच्चों, रोजी रोटी के लिए। हाँ, सभी लोग अपने अपने, जैसे अपने आपके पापा, हमारे पापा, सब लोग कभी ना कभी काम करते थे बाहर में, चाहे मैं भी आज भी कुछ भी कर रहा हूँ। ये सब क्या है बच्चों, कुछ ना कुछ पैसा कमाने की लालसा है कि घर कैसे चले, परिवार कैसे चले। तो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई आपको कार्य करना पड़ता है, करना पड़ेगा। उसमें आप बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तभी तो कमाएंगे आप। आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए उसके उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पूरी हो सके। देखो साफ जो बातें मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वही किताब बात में भी लिखी गई है। मतलब परिवार की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। परिवार में क्या होते हैं बच्चे, आपके भाई बहन, या मान लो पापा हैं, तो पापा के परिवार में कौन कौन, हम सब आ गए। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपकी बहन है, माँ है, पिता है, सभी कुछ ना कुछ क्या होंगे बच्चों, ये क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, और उसके पूरा करने के लिए पापा को तो पैसा कमाना पड़ेगा। हाँ बच्चों, अब अच्छे अक्षर में लिख दिया है, बोल्ड अक्षर में लिखा है, हमारी वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय मतलब होता है बच्चों धन, संपत्ति, पैसा की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वो सारी कार्य, वो दुनिया में जितने भी काम हैं जिससे हमें संपत्ति प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है, आमदनी प्राप्त होती है, उसे हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़े बच्चों। हाँ सर बढ़िए। कहता अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, कहता इकोनॉमी जो है एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं। बहुत सारा काम होता है इसमें, बहुत सारा काम इसमें संपन्न होता है। जैसे खेती बाड़ी, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, बैंकिंग, क्या बोलते हैं इसको, बीमा क्या बोलते हैं हम लोग, इंश्योरेंस, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, संचार यानी संचार मतलब जैसे टेलीफोन सब आ गया उसे बताएं। ये दूसरी कहता कि है आदि, ये सब क्या आर्थिक क्रियाएं हैं। एक और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का सेवाओं का संपादन करती हैं, तो दूसरी और लोगों को रोजगार का भी अवसर प्रदान करती है। तो इसमें रोजगार होता है बच्चे। मान लो हम लोग कृषि ही करते हैं, तो खेती करते हैं तो क्या करते हैं, पहले खेत किसी ट्रैक्टर से जोतवाएंगे, तो ट्रैक्टर वाले को रोजगार मिल गया। अब ट्रैक्टर चल रहा है तो उसमें एक ड्राइवर का रोजगार मिल गया,
अब ड्राइवर उसमें मतलब ट्रैक्टर चल रहा है तो उसमें डीजल खत्म हो रहा है, तो पंप वाले का रोजगार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो काम इसमें हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है इसमें, तो इसमें कहीं ना कहीं एक और रोजगार का भी अवसर प्रदान करती है ये क्रियाएं, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं का सेवाओं का क्रय कर सके। क्रय मतलब उसे बेच सके, खरीद सके। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो कार्यों में संपादित होती है। बहुत लंबा टॉपिक है बच्चों। प्रत्येक कार्य जो होते हैं दो दो में तो समाप्त होते ही हैं। एक है बच्चों, उसका नाम दिया है लोगों की आर्थिक व्यवस्थाओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन करती है। और दूसरा जिसका ये संपादित कार्य है, लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम क्या करते हैं, पहले नोट्स बना लेते हैं, नहीं थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, ये पूरा हेडिंग खत्म कर लेते हैं। अब देखो कुछ मतलब अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या, अर्थव्यवस्था का कि अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। इसकी कोई डिफिनीशन फिक्स नहीं है बच्चों। बहुत सारे जितने इकोनॉमिस्ट आए, कोई इकोनॉमिस्ट आया वो अलग भाषा बोले, कोई थोड़ा अलग बोले, अपने अपने विचार दिए, उन लोगों में मतभेद था। तो चलते हैं पहले एक आर्थर लेविस जो हैं, इनका हम एक पढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र नहीं, इकोनॉमी के बारे में क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं इकोनॉमी का अर्थ होता है कि किसी राष्ट्र में संपूर्ण व्यवहार से होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसका आधार मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का यूज करता है। अब संसाधन में क्या कहते हैं बच्चे, संसाधन में मतलब होता है कि मिट्टी, वायु, अग्नि, ये सब मतलब संसाधन वो होता है जिससे आप ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे थे, संसाधन वो कहलाता है जिसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे यूज करता है। जैसे भी मैं मोबाइल देखो, मैं यहाँ पे एक बुक यूज कर रहा हूँ तो बुक मेरे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, संसाधन हो गया। मैं एक पेन यूज कर रहा हूँ तो पेन मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है। कैमरा, मोबाइल की कैमरा, मोबाइल भी क्या है मेरे लिए, एक रिसोर्स है। आप हमको देख रहे हो तो मैं आपके लिए संसाधन हो गया। आपसे मैं कुछ कमाने वाला हूँ तो आप मेरे लिए संसाधन हो गए। तो आपके लिए मैं संसाधन हूँ, आप मेरे लिए संसाधन है। जो जिसके लिए यूज हो रहा है, लाभदायक के लिए, यूजफुल के लिए, वो क्या है बच्चों, रिसोर्स हैं, संसाधन है। तो उन्होंने कहा था, अथर लेविस ने कहा था बच्चों कि राष्ट्र में संपूर्ण व्यवहार से होता है, संपूर्ण व्यवहार सबके व्यवहार से होता है, जिसका आधार होता है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की संतुष्टि। जितने मानवीय आवश्यकता होती है उसकी संतुष्टि के लिए अपने संसाधन का जो जो लोग यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब एक दूसरे अर्थशास्त्री आते हैं, इनके कहना, जिनका नाम है ब्राउन। इनके अनुसार क्या कहना है बच्चों, देखो बच्चों इसमें मैं बोलता हूँ क्या नोट्स बनाए हम, तो खुद आपका बुक ही नोट्स है ये। देखो सब अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें लिख के डाला है, इसमें हम क्या काटें क्या नहीं काटें कन्फ्यूज है बच्चे। तो कभी मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल भरोसा करना, ये हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत आपको अच्छे नंबर दे के जाएंगे। ये ज्योग्राफी भी आपको 98% आपको नंबर दे सकता है, 2% है कुछ, उसको हम देखेंगे अलग से। लेकिन आप 3 विषय अपने से जल्दी लगे रहो, खूब बुक पढ़ो इसको। और क्या करो, नोट्स बनाने का मन नहीं करे ना तो इसको हाईलाइट कर लो, बार बार पढ़ो। इतना तो कर सकते हो कि नहीं मेरे लिए नोट्स, चलो हमसे ही बनवा लेना, मैं ही आपको दूंगा, टाइम टाइम पर दे दूंगा बनाकर। लेकिन आपका भी ड्यूटी बनता है कि नहीं कि आप बुक रीडिंग करोगे, प्रॉमिस करो बच्चों। चलो मेरे बच्चे अच्छे हैं, प्रॉमिस करते हैं आप। मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वादे पे खरे उतरेंगे। चलो, तो ब्राउन क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है ना, आजीविका अर्जन की प्रणाली है। एक प्रणाली मतलब एक सिस्टम है। वो कहते हैं कि इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लिवलीहुड, यानी जीवन जीने की जो एक प्रणाली है वो क्या है बच्चों, एक अर्थव्यवस्था है। आजीविका अर्जन करने की, अर्जन मतलब होता है प्राप्त करने की, यानी हमारे खाने पीने के लिए जो भी कुछ पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, उसको हम पाते हैं। जो पाने की सिस्टम जो है वो क्या है, अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है। चलो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं बच्चों, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, यही बात सही है। आजीविका मैं भी आप दिल्ली कोचिंग आपको पढ़ाता हूँ बच्चों ऑफलाइन में। अब जो हमको आप महीना के रूप में कुछ भी देते हो, दक्षिणा के रूप में, उससे मेरा घर द्वार चल रहा है। मैं उससे अपनी कुछ घर वाले को आवश्यकता की पूर्ति कर रहा हूँ, अपना भी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा हूँ, आपकी भी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। हाँ, और अभी चलो कभी कम पैसों में, है ना, ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं। किसी को ऑफलाइन शिकायत है क्या बच्चों? तो मैं आज ऑनलाइन बता रहा हूँ बच्चों कि अपने कोचिंग का प्राइस क्या होता है। अपने कोचिंग का प्राइस होता है बच्चों 250, सबसे कम और सबसे ज़्यादा कंटेंट। जितने देर आसपास वाले हैं बेचैन हैं और बेचैन रहेंगे भी, क्योंकि हम तो
अगर अपना कोचिंग चल गया मतलब बच्चे और अच्छे खासे हो जाएंगे तो ये प्राइस और घट जाएगा। अब कोचिंग का प्राइस हो जाएगा 200 रुपये। जितने बच्चे बढ़ेंगे मैं फीस घटाते जाऊँगा, क्योंकि हमको ज़्यादा कमाना ही नहीं है, मैं तो फिक्स उतना ही में रहूँगा। जितना आज कमाता हूँ उतना कभी कमाने की इच्छा है। तो बच्चे पढ़ेंगे तो कोचिंग का प्राइस नीचे जाएगा। और आपके लिए बहुत सारा कोचिंग में इन्वेस्ट किया गया है, कम से कम 2 लाख 3 लाख 1 लाख से ऊपर तक की संपत्ति इसमें लगा दी गई है कि बच्चे मेरा अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन ले लें। आपके लिए वाईफाई, सारे डिजिटल बोर्ड, डिजिटल टीवी, ये सब क्यों लगवाए कि बच्चे मेरे जो भी आप रिएक्शन को ही देखते हैं, आप देख पाते हैं कि नहीं आँख से कैसे रिएक्शन हो रहे हैं, और वही सिस्टम मैं बोल के लिखवा सिर्फ ऐसे आपको समझाता बोर्ड पे, तो आप कितना समझ पाते हैं। जब आप 3D देख लेते हो किसी चीज़ का, उसको तो विजुअल देख लेते हो, तो विजुअली की चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह याद रहती हैं। साइकोलॉजी भी यही बात बोलता है कि जो चीज़ें की तस्वीर हम देख लेते हैं वो ज़्यादा बेटर याद रहता है, और लिखते हैं तो और अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए आपको नोट्स भी बनवाता हूँ, साथ साथ में नोट्स बनाता हूँ कि आप लिखो। आप नोट्स बनाने में क्या करते हो बच्चों, लिखते हो, तो लिखने में परिश्रम है आपका। अब जब जब कुछ वर्ड लिख रहे हो ना, थोड़ा आपसे विनती कर रहा हूँ कि जब भी लिखते हो तो अब चाहे मेरे से जो भी बच्चे मेरे ये क्लास को देख रहे हो, आप वीडियो नोट्स बनाते हो तो बिल्कुल शांति से बनाना, वहाँ शोरगुल नहीं होना चाहिए, आप हल्ले मत शोर मत रहना। ऐसा नहीं कि आप नोट्स बना रहे कोई आपसे बात बीच कर रहा है, बिल्कुल ऐसा मत करना। जब भी करना शांति दिमाग से करना, कि आपका 100% ही एक बार में क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़े, एक बार में याद हो जाए सबसे अच्छी बात है। तो बस अर्थव्यवस्था क्या आजीविका जीवन अर्जन की क्या एक प्रणाली है, ब्राउन ने कहा था। दूसरे शब्द में कि भाई कि बस एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। संक्षेप में क्या कहेंगे, छोटे में क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, सभी क्रियाओं का योग है, जितनी आर्थिक क्रिया हैं। अब आर्थिक क्रिया में क्या है बच्चों, जिसमें लोग, अब इसमें एक बात लिखा गया इसी प्रकार, बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ है बिहार वासियों ने संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से, जिसके आधार पर बिहार वासियों ने मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो बिहार के संसाधन में क्या क्या है, जो भी है इसको हम यूज किए, और उससे क्या हुआ, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की संतुष्टि हुई, लोग उससे क्या हुआ, सेटिस्फाइड हुए बच्चों। चलो अब यहाँ तक के हम एक बार थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं, यहाँ तक के, ठीक है बच्चों। चलो, मत घबराना, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। जो आपको पढ़ाएंगे ना, तो उपने इसको तो अपने एनसीईआरटी से लिख लिया बच्चों, हाँ सर लिख लिए थे। अब चलो यहाँ से, चलो यहाँ से बच्चों ये पॉइंट लिखो, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। मैं सारी बातें को नोट कवर किया हूँ, जो आपको पढ़ाया अभी पढ़ा हमने। देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, जो आपको एनसीईआरटी में है उसी को पढ़ना है। तो जो हमने पढ़ा बच्चों उसको एक बार हमने ऐसे प्यारा सा नोट्स बना लिया। देखो ब्राउन की तीनों बातें लिख दिया हूँ, उन्होंने क्या कहा था, फिर ये संक्षेप में था उनका, ये उनका अर्थ था, और ये 3 बातें उन्होंने बोली थी ब्राउन के, 3 पॉइंट है। हो गया बच्चों। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या बच्चों, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, यानी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या उसका स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था का बनावट क्या है, संरचना क्या है। तो पहले कहते हैं कि देखो भाई, इसको अगर हम थोड़ा पढ़ें संक्षेप में, तो यहाँ से क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बच्चे भर भर के, ये भी आई मैं लिखता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों आपके लिए। ये तीनों में से क्वेश्चन नहीं फंसेगा ऑब्जेक्टिव तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैंने बोल दिया ना, इन तीनों में से एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, सही बोल रहा हूँ। लेकिन आपको भी विश्वास होगा कि इसमें से क्वेश्चन फंसना बात अलग है, पूछे ही पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। क्या है बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन है क्षेत्र इसके, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। इन तीनों से क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन बैंक दिखा दूं बच्चों, यहाँ से रुक जाओ, देखो मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन बैंक दिखा रहा हूँ। ये देखो, देखो सतत विकास किसे कहते हैं 2 बार। अर्थव्यवस्था से क्या समझते हो, 1 2 3 4 बार पूछा गया बच्चों इसको, 4 बार। आर्थिक नियोजन क्या है, अभी पढ़ने वाले इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। 1 2 इसको कितना बार पूछा है। आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व क्या है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या समझते हो, है ना बच्चों। यहाँ नहीं, इसके आगे है, इसी में इसके आगे है। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है,
जो हम पढ़ने वाले हैं इसी में आएगा। इस तीनों को पढ़ने के बाद अगले जो टॉपिक में जाने वाले हैं, तो यहाँ से देख रहे बच्चों क्वेश्चन एकदम धर धर के पूछे ही पूछे जा रहे हैं। एमसीक्यू देखोगे तो भी क्वेश्चन यहाँ से है, तो एमसीक्यू तो अभी जस्ट कराएंगे क्लास में ही, जैसे पढ़ने का अपना तरीका है हम वैसे ही पढ़ेंगे। तो 3 क्षेत्र में बताया गया, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, इसका दूसरा नाम है। तो इन्हें इतना पढ़ा हमने बच्चों, और पढ़ लेते हैं, नोट्स तो बनेगा ही बनेगा। तो इसको मैंने फ्लो चार्ट में समझा दिया है कि ये चीज़ें हैं क्या। तो इसको हम फ्लो चार्ट से समझते हैं कि अपना जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर जो है, इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, 3 भागों में पहले बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय। प्राथमिक में आते हैं बच्चों कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन। द्वितीय क्षेत्र में आता है बच्चों उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। अब उद्योग बच्चों फिर से 4 भाग में कटा है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग, 4 भाग में। तो ये डायग्राम है बच्चों, ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या होता है ना, इतना ही दिनों पूरा चैप्टर समझा दिया। हाँ, अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, तो बुक में भी पढ़ा रहा है आपको कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कितना बारी क्वेश्चन पूछा है। अब दिखाएं बच्चों क्वेश्चन, देखो अब तुमको पढ़ने से कितना फायदा होगा कि सर किताब पढ़ने के कितने बेनिफिट है कि बिना याद किए ही क्वेश्चन आपसे याद हो रहे हैं। तो यही बेनिफिट है बच्चों जो बच्चे बुक से पढ़ते हैं ना उनका। चलो ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है। एकदम यहाँ से देखो आगे सवाल, और देख कितना बार बच्चों पूछा है। अभी बाद में लिखवाएंगे, अभी नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 बार। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है बच्चों, अभी देखा था हमने कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है बच्चों। देखो कृषि, पशुपालन। अब इनके आधार पर इसका आंसर आप बिल्कुल इजीली बता दोगे। तो अभी तो आपको पढ़ाया जा रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या था, कौन आता है। तो सेवा तो नहीं आता, उद्योग तो नहीं आता है, कृषि आता है बच्चों। क्या आता है, कृषि आता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछते हैं एमसीक्यू में। तो बुझा गया, कृषि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगली वस्तुओं का मतलब इस्तेमाल करके कुछ व्यवसाय करना। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है, तो द्वितीय क्षेत्र को उद्योग, देखो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन उद्योग क्षेत्र है, तो आप याद रखना सेवा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा, और उसका डिफिन यहाँ सब लिखा ही गया है। कितना अच्छा प्यारा बुक है, मुझे तो ये भारतीय भवन से भी अच्छा लगता है। ऐसा बुक अगर इतिहास भी होता ना तो मजा आता, लेकिन इतिहास में क्या करोगे, थोड़ा इतिहास है तो इतिहास को तो इतिहास की तरह याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो चलो मेरे साथ एक बार फिर से बताओ, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग। तृतीय क्षेत्र को बच्चों, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, ये सारे जो काम हैं ये आते हैं। तो सब में सब काम दिया है, उस काम को जरूर याद रखना कि क्वेश्चन का आंसर भी लिखने में सहायता होगा, और जब क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछेगा तो आप इजीली बता पाओगे। चलो अब यहाँ बात दिया है कि राष्ट्र के आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान क्या है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान इतना था 1901 में, द्वितीय क्षेत्र का इतना योगदान था, तृतीय क्षेत्र का इतना योगदान था, 47 में इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। अब 2007 में जो घटते चला गया, 47 में कितना था आज़ादी के समय से पहले, अब देखो क्या हालत है, कितना घट गया है। ठीक है बच्चों, चलो अब तालिका जब पढ़ो तो सब जो बातें लिखा है कि इसमें स्पष्ट होता है कि आज़ादी के बाद से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान इतना था जो घट के अब इतना हो गया है। द्वितीय क्षेत्र में 14.3 था, अब जो बढ़ गया है। इन सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ा हुआ है। तृतीय क्षेत्र में योगदान कितना था बच्चों, 27, जो बढ़कर, यानी किसका घटा है बच्चों, यानी प्राइमरी सेक्टर का योगदान बहुत घटा है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या था बच्चों, कृषि, मछली पालन, यानी लोग खेती बाड़ी से लोग का दिल घटा है, ये बात सच है। और देखो कहाँ कहाँ बढ़ गया जाके, आपको द्वितीयक में 12-14 था, ये करीब 22 हो गया, 27 था तो 56 हो गया, बढ़ा है। सिर्फ यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में घटा है बच्चों। अब यहाँ तक हम पहले बना लेते हैं। चलो
ये बच्चों अपने कर लिया था ना, ये वाला पिछले वाला लाइन का, इसमें कुछ कटा नहीं ना था बच्चों। चलो नहीं कटा था, तो अब यहाँ से हम जो टॉपिक पढ़े हैं इसका नोट सही है बच्चों। अब जो पढ़ लिए हैं तो हमको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आप तो खुद हीरो हो, याद हो गया होगा आपको, सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको रिवाइज करते रहना, अपने आप को मेमोराइज करते रहना, याद करते रहना कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जख्म को ताज़ा करते रहना बच्चे। जख्म को तब तक ताज़ा करना है जब तक आपको मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। मैं कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ बच्चों, क्योंकि खुद बच्चे पहले ही बुक ने अच्छा लाइन इस्तेमाल किया है, अच्छा कलर लिया है, अच्छे पॉइंट में लिखा है आंसर को, तो फिर उसको हम छेड़छाड़ करने की आवश्यकता करें तो गलत कहलाएगा। तीनों क्षेत्र हो गए बच्चों, ठीक है। अब जो तालिका था इसको भी आपको नोट कर लेना है, यहाँ से लिख दिया हूँ, ये तालिका नोट कर लेना अपने बुक में। ये तीनों डायग्राम बना लो यहाँ से यहाँ तक। बन गया बच्चों का डायग्राम। चलो आगे बढ़े बच्चों। हाँ सर, तो चलिए अब पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। हो गया बच्चों, चलो पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के टाइप्स क्या हैं बच्चों? तो बताइए, देखो विश्व में, अगर इसको अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो इसको 3 लेवल पर, इसको 3 टाइप से देखा गया है। पहला पूंजीवादी, समाजवादी और तीसरा मिश्रित। तीनों इंपॉर्टेंट, एकदम भर भर के क्वेश्चन पहले दिखा था ना। फिर ये मिश्रित वाला पूछा है, पूंजीवादी वाला पूछा है, तो समाजवादी भी पूछ सकता है। चलो बच्चों, तो देखते हैं। और देखो मुझे अच्छा लगता है इसमें इंग्लिश अच्छा यूज किया है। इकोनॉमिक्स में हर जगह पर कदम कदम पर इंग्लिश को अच्छा खासा यूज किया गया है। ये दर्शाता है कि आपको एग्जाम में अंग्रेजी यूज करना चाहिए। आप हिंदी लिखो, कोई बुरा नहीं हो, उसी लाइन में तो एक तो तुम गलती करते हो। ऐसा मैं देखा हूँ किसी बच्चे को, जैसे ये इंग्लिश लिखना है ना, तो हिंदी ऊपर लिखा तो इंग्लिश नीचे लिख देगा। फिर अब इसका हिंदी जाकर उसको मुड़ी में लड़ जाएगा। अरे भाई, इंग्लिश अगर हिंदी में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश यूज करना है तो एक लाइन ऊपर लिख सकते हो इंग्लिश, पूरा इंग्लिश थोड़ी ना लिखना है कि आप हर बार आप नीचे लिखोगे। तो ऐसा तो गलती मत करना कभी भी। जैसे मेरा नोट्स है वैसा ही नोट्स बनाओ कि आपका इसका अक्षर उसमें ना सट जाए। जो लाइनिंग में इंग्लिश है उसी लाइन में हिंदी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नीचे लिख रहे हो हिंदी को ऊपर लिख रहे हो। चलो, तो क्या है बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? कहता है कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं ये जियो का सिम है, तो जियो का सिम पर किसका अधिकार है? सिर्फ अंबानी का है, यानी जिनका है कंपनी। या मान लीजिए कि जिस पर किसी खास व्यक्ति, मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति का अधिकार है ना, तो क्या है भाई, पूंजीवादी है। और पूंजीवादी में भाई निजी जो साधन का जो स्वामित्व का अधिकार होता है वो कोई खास व्यक्ति का ही होता है, जिसका है उसी का होता है। जैसे यहाँ से आपको याद क्या रखना है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछिएगा कि निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी देश है? पूंजीवादी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन देश सम्मिलित है? तो सम्मिलित है तो अमेरिका सम्मिलित है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन आपको बोर्ड में सिर्फ अमेरिका ही रहेगा, ये ऑप्शन नहीं रहते हैं। फिर भी बता दिया हूँ, है तो तीनों को याद कर लेते हैं, लेकिन ये एग्जाम में बोर्ड में आपसे रहते हैं। समाजवादी में कौन आता है बच्चों? चलो, कहते हैं कि भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि संसाधनों के स्वामित्व का संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग, देखो इसमें सरकार का हाथ में रहेगा, लेकिन उसका सरकार क्या करेगी, जो भी बेनिफिट होगा वो सामाजिक कल्याण के लिए सारा पैसा को यूज करती है, जो भी हक है उसमें का। इसमें कौन कौन आता है बच्चे? चीन, क्यूबा आदि देश इसमें आते हैं। कहते हैं इसका अगर जैसे भूमंडलीकरण हुआ है, उदारीकरण हुआ है, तो इसका स्वरूप बदला है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। अब मिश्रित जो अपना देश आता है, इसमें कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी के समाजवादी का दोनों का मिश्रण है, मिक्सचर्स है, जिसमें समाजवादी देश हो और पूंजीवादी है, दोनों का जो। अब पूंजीवादी में क्या था, किसी खास व्यक्ति का अधिकार है, तो इसमें मिश्रित में रहेगा, और सरकार का भी अधिकार रहता है। तो जहाँ पर अधिकार सरकार का भी हो, किसी आदमियों का भी है, वो सब देश क्या बोलते हैं? मिश्रित। तो अपने देश में देखा है सरकार का भी हक होता है, अगर आपका कंपनी है तो आपका भी हक रहता है। तो ऐसे हम लोग क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी वाले देश हैं। इसका एग्जाम्पल इधर मिल जाएगा। जैसे कहा था कि अपना इसका उदाहरण कौन सा है, मिश्रित भारत। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें से सारे क्वेश्चन भी, जितना पढ़ाना है उसका क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। तो
और क्या है बच्चों इसमें का, अब इसका नोट्स देख लेते हैं तीनों का, जो तीनों हमने पढ़ा। अब इसको आप नोट कर लेंगे एक बार अपने। ये बुक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बच्चे पढ़ने में, और आता भी है कि वो बुक में कुछ काटे क्या, ये तो खुद तुमसे भी एकदम कर दे रहता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग हेडिंग क्या शुरू होगा बच्चों, अर्थव्यवस्था का विकास। ये इसका विकास को भाई 2 चरणों में पढ़ना पड़ेगा। एक तो भाई जब इसको तुम पढ़ोगे इसके बारे में तो कहते हैं इसका जो इतिहास बहुत लंबा है, और जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया लास्ट में कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास की स्थिति किसी समय या किसी चमत्कारिक स्थिति में नहीं हुआ है। इसका उपयोग कहते इसका एक अपना अनोखा इतिहास है, इसका खुद अपना इसका हिस्ट्री है। कहते इसकी अर्थव्यवस्था को हम जानने के लिए हमको 2 बात जानना पड़ेगा, एक जानना पड़ेगा आर्थिक विकास, दूसरा जानना पड़ेगा मौद्रिक विकास। तो दोनों को पढ़ने के लिए देखो वही टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो आज हम लोग इसको खाली कवर करते हैं। आज के लेक्चर में मैं इसको थोड़ा कवर कर लेता हूँ, अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा कि मौद्रिक विकास को कवर किया जाए। तो उसके बीच में आ गया बॉक्स वाले को तो आपको बुक में नोट करना है, जब बोलेंगे तो नोट कर लेना। अभी फ़िलहाल पढ़ लेते हैं। समावेशी विकास किसे कहते हैं, मान लो तो कहता है कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति, जिस सिस्टम में प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है तथा समाज के कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहता है, तो समझ लो कि विकास की क्रिया को समावेशी विकास अर्थात इंक्लूसिव ग्रोथ कहता है, जिसमें सब लोग का लाभ हो जाए, कोई अछूता ना रहे। तो हम क्या बोलेंगे, देश क्या है भाई, ये समावेशी विकास है। ठीक है, चलो अब कुछ वैज्ञानिक का मत, कुछ अर्थशास्त्री का मत जानते हैं। एक है प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन, जिन्होंने बताया था कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मतलब आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में, बहुत लंबे समय के बाद अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। रियल में ही जरूर, लेकिन एक बार राष्ट्रीय आय में वृद्धि जरूर होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, थोड़ा लाइन आगे कट करके अब पूरा पढ़ना, ठीक है। अब एक भी लाइन नहीं छोड़ना आपको। कहता है आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य के लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है। आर्थिक विकास को लाने के बाद आप यह भी जान लें कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में अंतर है। देखो तीनों मतलब देखने में तो लगता है कि सिमिलर वर्ड है, लेकिन इनके इकोनॉमिक्स में देखा जाए थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि एक महिला है श्रीमती उर्सुला हिक्स, ये क्या कहती हैं, इनके अनुसार वृद्धि का मतलब होता है कि इन्होंने वृद्धि का उपयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए करती हैं, जबकि विकास का उपयोग वह विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में करती हैं। डॉक्टर बाइट सिंह ने भी लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है और विकासशील बच्चों आज मैं सिर्फ इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि देखो रात के 10:30 हो गए हैं, थोड़ा सोना भी टाइम पे ज़रूरी होता है कि फिर सुबह आपके लिए काम भी करने होते हैं। तो इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ लेक्चर्स को, इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वर्ड में। अब देखो इसमें बच्चे, मैं अगर नहीं लिखता हूँ नोट्स में तो इसको अपने बुक में ही हाईलाइट कर लेना। हाईलाइट कर खुद हाईलाइट किया है कि डॉक्टर बाइट्स के अनुसार क्या उन्होंने लिखा था, और ये उर्सुला हिक्स ने क्या लिखा है। इनके सबके नारे आपको, जो भी इनका लिखने कथन है, सब आपको आने चाहिए। अब इसके बाद कराएंगे कुछ इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे हम। तो जो आपको पढ़ाया हूँ उसको इसमें ऐड किया हूँ मैं, और ये तो आपको लिखना है, इसको तो अभी लास्ट में लिखना है। चलो इसका तो अभी लिखना है आपको, खुद एनसीईआरटी से मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ से लिखना है। चलो ये समावेशी विकास का अर्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या शानदार बुक है। कहीं आंसर चाहिए तो आंसर मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल आप पढ़ेंगे तभी याद हो जाएगा आपको। चलो कर लेते हैं इसके चलते चलते कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हमने पढ़ा, इसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं, जो
अनुमानतः पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। चलो, हमारी अर्थव्यवस्था के बच्चों जो जो क्वेश्चन बोलेंगे वही क्वेश्चन के लिखना है बच्चों, सबको मत लिख लेना। चलो थोड़ा जूम करेंगे हम। पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा गया, आप लोग क्या नसीब है। और बच्चा बच्चा को पता है, जिसने आज लेक्चर ढंग से देख लिया है सबके जुबान पे इसका देखो। अच्छा बोलो बच्चों, किताब पढ़ने के बेनिफिट है कि नहीं? आपको आंसर याद नहीं करना पड़ता है। मैंने देखा है दूसरे कोचिंग में सबका आंसर लो, पूरा बोर्ड के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सबको अलग से लिखवाते हैं, ये रटवाते हैं। मैं कभी नहीं करता, मैं सिर्फ बुक पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमको पता है बुक से बाहर तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। और बुक पढ़ने वाले बच्चे अच्छा अभी हर बार अच्छा स्कोर किए हैं, करेंगे भी। जो समुद्र में जाएगा तो भाई ज़्यादा तो ज्ञान पाएगा ही। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहता है? तो मैंने कहा था कृषि को कहता है, और मछली पालन ये सब आते हैं उसमें। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। पहले आप देखना बच्चों आप कितना करते हो। कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? दोनों के दोनों क्वेश्चन करा दिए गए, दोनों करो, एक भी करो दो करो, दोनों को करो, एक दो दोनों करो, क्योंकि दोनों पढ़ा दिए गए आज पढ़े हैं। जो नहीं पढ़ेंगे उसको नहीं करना है अभी, ऐसे ही मत सब मत उत्तर देना। चलो, जिन जिन बच्चों का मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत आ गया, चलो अब इसमें से ऑप्शन चेक करो। अमेरिका क्या है? पूंजीवादी। रूस क्या है? रूस क्या है? क्या बोलते हैं इसका? एक समाज क्या बोलते हैं? मिश्रित है। और एक है अपना पूंजीवादी है, और एक सामाजिक है। तो रूस किस में आ जाएगा बच्चों? सामाजिक अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। अमेरिका पूंजीवादी, भारत क्या है? मिश्रित है। अब आपको दो क्वेश्चन लिखना था, अब आपको अभी नहीं लिखना है, जब बोलेंगे तो लिखना है, अभी नहीं पढ़े हम। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, कर लेते हैं। 9 कर लो। वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा है, तो घुमा के पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। खाली हंगरी, चीन, अमेरिका दिया है तो हम जानते हैं कि भाई मिश्रित में कौन आता है? भारत आता है। चलो 11 का आंसर करो तो बच्चों। 11 का आंसर कीजिए बच्चों, 11 का आंसर कीजिए। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। बहुत अच्छे बच्चों, एग्रीकल्चर। कितना क्वेश्चन हुआ? 1 2 3 4 क्वेश्चन हुआ। आज के पढ़ने से सिर्फ 4 क्वेश्चन का आंसर आप कर लेते हो इजीली, ये अच्छी मतलब कोई ख़राब बात नहीं है। चलो, ये घुमा घुमा कर हमको परेशान करेंगे, हम परेशान नहीं होंगे। सवाल क्वेश्चन एक, आंसर एक, क्वेश्चन अनेक, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसा है? भारत में बार बार पढ़ें कि भाई क्या है? मिश्रित है। अमेरिका में पूंजीवादी है। जापान में, चीन में, रूस में क्या है? समाजवादी है। ये किसको भी कर लो बच्चों, 16 भी कर लो, नहीं पूछा गया कोई दिक्कत नहीं, कर लो। हो गया? चलो, कितना क्वेश्चन हुआ? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन के आंसर मेरे बच्चे कर लिए हैं, तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। हाँ, इसका बताते हैं, रूस होगा। अब कौन सा आ गया? 19 नंबर आ गया बच्चों। एक भी क्वेश्चन छूट रहा है क्या जो बता रहे हैं, जो पढ़ लिए हम लोग? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? देखो, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग को क्या बोलते थे बोलो हम लोग? द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, 19 का आंसर क्या क्या होगा बच्चों? तो जिन जिन बच्चों ने सी मारा है बहुत अच्छे पे हैं, प्यारे बच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, और ये चाहिए भी। 21 को कौन छोड़ेगा? 21 को कोई छोड़ने वाला है क्या? सब धुआं धुआं कर देगा। 2 बार पूछे हैं, 15 में, 20 में। एक बार और पूछ लो, हम रेडी हैं इस बार। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में रखा गया है? तो तृतीय क्षेत्र में क्या है भाई? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र। एकदम साफ साफ आंसर दिया है। चलो, 21 हो गया। कितने क्वेश्चन का हमने किया बच्चों? 1 2 3 4। आप नंबरिंग अपने हिसाब से देना, 5 6 7 8। 8 हो गया मेरे हिसाब से, 8 हो गया।
जो क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन अभी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हम लोग उसको छुएंगे भी नहीं। हाँ, कभी अपने से पलट के कुछ पढ़ना है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 27 भी कर लो। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था ना बच्चों, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। देखो देखो, इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, जिन बच्चों का ये है, मनोरंजन नहीं था बच्चों, जीवन के जीविकोपार्जन यानी जीवन का जो हम लोग बच्चों जी रहे हैं उसके लिए खाने पीने के लिए सामान अर्जन करते हैं, तो जीव को हम लोग जीविका कहते थे, रोजी रोटी कहते हैं, वो क्या होता है बच्चों? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। चलो इसको भी कर लेते हैं बच्चों, 28 नंबर को। पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? ये सब के सब कृषि क्षेत्र में आते हैं, कृषि क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलो अब क्या है बच्चों अपना 27-28 हो गया। उसके आगे निम्नलिखित में छोड़ता हूँ, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रिया शामिल है। चलो ये तो पूछा गया है। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपको बार बार नया करके पूछ रहा है, लेकिन तुम बताओ बच्चों, कितना ही क्वेश्चन घुमा रहा है तो हमको दिक्कत हो रहा है? नहीं, क्योंकि हमने बुक पढ़ा है। तुम अब ऐठो कितना ऐठते हो, सब ऐठन छोड़ा देंगे हम लोग, सब ऐठन छोड़ा देंगे इनको। कितना ऐठिया नहीं, ऐठल ऐठल तो हम लोग एकदम गैठल छोड़ा देंगे। सब आता है उसमें, कृषि आता है, पशुपालन आता है, खनन खुदाई, ज्योति उति आता भी आता, तो सब सब हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज समाजवादी अर्थव्यवस्था गुण है, छोड़ देते हैं। विकसित देशों में आय वृद्धि के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसको भी नहीं पढ़ा गया है तो हम नहीं करेंगे। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? नहीं पढ़ेंगे अभी। अब बोनस भुगतान अधिनियम ये भी नहीं हुआ है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचना क्या है? इसको भी नहीं पढ़े हम लोग, तो जो नहीं पढ़े हैं उसको कौन कर रहे हैं? आर्थिक संधि क्या है? आर्थिक विकास क्या है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता क्या है? आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से। तो 42 का क्या हो जाएगा बच्चों? 42 पूछा है तो कर लेते हैं। तो 42 का आंसर हम आपको बता देते हैं। 42 का आंसर हो जाएगा बच्चों ए और बी दोनों हो जाएगा। चलो, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादक कुशलता पर, अधिकतम लाभ पर कि लोक कल्याण पर? समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पर बल दिया जाता है? जल्दी बताओ 43 का। तो 43 का क्या हो गया बच्चों? डी। 43 का डी। पूछा है कि सामाजिक एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में किस पर बल देता है? सामाजिक में पता है कि भाई लोगों का कल्याण होना चाहिए, सब बल दिया जाता है। भारतीय योजना इसको नहीं पढ़ा गया है। ऐसे इसका तो आंसर पता है, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे कि इसको अभी डिस्कस नहीं किए हैं, तो वैसा हम लोग गलती करने भी वाले नहीं हैं। जो पढ़ेंगे उसी का डिस्कस करेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए भाई तो छोड़ना भी नहीं है। निम्नलिखित में आर्थिक आधारभूत संरचना घटक है, इसको भी छोड़ देते हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? ये हो सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप कर सकते हो, छूटेगा कुछ नहीं। बाकी जो अभी तो अभी कितना हम लोग एक लेक्चर किए हैं, तो एक लेक्चर में कितना क्वेश्चन, पूरा किताब थोड़ी ना खत्म हो गया। 3 लेक्चर में हो सकता है चैप्टर खत्म हो जाए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का हरित क्रांति मतलब वो जो होता है खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी किस में आता है? प्राथमिक में आता है। अब कितना उल्टा पुल्टा करके पूछता है, कोई समस्या नहीं हो रहा है। बाकी अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं तो इसकी हम भी चर्चा नहीं करेंगे। ये सब क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इस सब क्वेश्चन का आंसर करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चों इतना ही क्वेश्चन था। मैंने कितना ऑब्जेक्टिव करा दिया आपको करा दिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपने 13 क्वेश्चन किया एक लेक्चर करके, ये छोटी मोटी बात नहीं है बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और धन्यवाद, लव यू सो मच। आप अपने माता पिता का कहना करें, उनको सुख दें। देखो, माता पिता को सुख देना ही क्या है, सबसे बड़ा कर्म है। अब जिसने अपने माता पिता को खुश रख दिया सबसे 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 अच्छा व्यक्ति है,
उसके जीवन में उसका जीवन क्या है, सक्सेसफुल है। धन्यवाद, लव यू सो मच। मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, तब तक एक लेक्चर अब इसके बाद आने वाला है शायद। अब आपका एक नए बच गया, कौन सा, पॉलिटिकल साइंस, उसका एक लेक्चर दे देंगे तो सब विषय का हम लोग का फिनिश। और मतलब शुरू उद्घाटन हो गया, सिर्फ बच जाएगा अंग्रेजी इंग्लिश, तो उसको भी देखा जाएगा। अभी पहले जो कंपलसरी विषय है इसको जल्दी कर लीजिए, फिर उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी छोड़ना नहीं है। धन्यवाद।